अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to start our discussion regarding chapter number 6, and the name of the chapter is interest rate and bond valuation from Gitman 13th edition. Chapter number 6 is all about the bond valuation. What sort of valuation we are requiring from the bond, that is the main discussion of this chapter. Fine. In chapter number 5 we have already discussed that how we may find the future value, present value and the factor of annuity within the security. And chapter number 6 is all about the valuation of your bond or any sort of debt security. And we will also discuss the future value, present value, future value interest factor, present value of interest factor in the context of the debt security. Fine. इन सिंपल वर्ड्स वी मे से कि जब हमने चैप्टर 5 में किसी चीज़ की फ्यूचर वर्थ की बात की है, तो अब हम वही वर्थ एक सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे. सिक्योरिटी मीन्स अ पीस ऑफ पेपर. अ पीस ऑफ पेपर मीन्स अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी डैट यू इशूड टू गेन समथिंग. जो आपने ऐसी सिक्योरिटी या वो पीस ऑफ पेपर जो आपने किसी बंदे को दिया या किसी से परचेज़ किया इन ऑर्डर टू हैव सर्टन एक्सचेंज ऑफ मनी, उस पर्टिकुलर वैल्यू को या उस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को, सिक्योरिटी को किस तरह डील करना है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी सारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 6 में उसी की होगी. ठीक हो गया. पहली बात जब हम बात करते हैं कि सर स्टार्टिंग पॉइंट या सबसे जनरल बात सी आप हमें बता दें. सो वी हैव द आइडिया डेट देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. द फर्स्ट वन इज़ योर डेट सिक्योरिटी डेट and second one is your equity. If you want to create certain finance capital आपको चाहिए, आप या तो कर्ज लेते हैं और you will go with the equity will, यानी मलकियत, आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उसके ऊपर जाते हैं. ठीक है. This chapter is all about the debt security. In chapter number 7 inshallah whenever we will discuss that chapter, that is all about the equity side. लेकिन जब हम कर्ज़ की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वेन एवर यू विल विज़िट अ बैंक को आप जाके कहते हैं कि सर आई वॉन्ट टू फॉर एग्ज़ाम्पल डिपॉजिट सर्टन अमाउंट, मैं आपके पास कुछ पैसे रखना चाहता हूँ. बैंक क्या करता है, आपको एक पीस ऑफ पेपर दे देता है. उस पीस ऑफ पेपर में ये बात लिखी होती है कि सर आप हमें 1,00,000 रुपये दे दें और हमारा ये बॉन्ड मैंने पहले भी बात की है कि बॉन्ड इज़ जस्ट लाइक बॉन्ड इज़ कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्पस ऑफ एग्रीमेंट. आप जब किसी का एग्रीमेंट करते हैं उसे हम बॉन्ड कह रहे हैं. ठीक हो गया. बैंक आपको कहता है कि सर ये बॉन्ड ले जाएं, आप हमें 1,00,000 रुपये दे दें, हम हर महीने 10 साल के लिए आपका ये बॉन्ड हमारे पास रहेगा. हर महीने या हर साल हम आपको 10,000 10,000 10,000 देते रहेंगे. 10,000 10,000 10,000 यानी 10 सालों तक दे देंगे. जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे तब आप अपना 1,00,000 रुपये भी वापस ले जाइएगा. ठीक है. यानी आज आप हमें 1,00,000 रुपये दे दें, 10 सालों तक आपका 1,00,000 आपको वापस नहीं मिलेगा. यू विल गेट ओनली 10,000 10,000 10,000 फॉर 10 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ द 10th ईयर यू विल गेट योर प्रिंसिपल बैक. अब यहाँ पे जो बच्चे बिल्कुल नए हैं या जो बच्चे बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ आना चाह रहे हैं, तो बेटा ये जो 1,00,000 जिसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, दिस इज़ बेसिकली नेम्ड एज अ प्रिंसिपल अमाउंट. 10,000 is basically the interest amount. 10 years is basically the maturity period. फाइन. इस पूरी बात जो हमने की कि हम बैंक के पास जाके उनका एक पीस ऑफ पेपर बॉन्ड ले लेते हैं और बैंक के पास 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं. बैंक हमें 10,000 10,000 10,000 इंटरेस्ट दे रहा है 10 ईयर्स तक. यानी 10 ईयर इस बॉन्ड की मेच्योरिटी 10 ईयर है. जब 10 साल पूरे होंगे वी विल विजिट द बैंक, हम उनका बॉन्ड उन्हें वापस करेंगे और अपना 1,00,000 रुपये वापस लेके चले जाएंगे. पहली बात है कि सर ये जो इंटरेस्ट है आप 10,000 कह रहे हैं, हाउ वी कंप्यूटेड दैट. इट इज़ बेसिकली कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट. अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या बन रहा है, 10% बन रहा है. और ये कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है. इन पाकिस्तान करंट इंटरेस्ट रेट इज़ 12.35. ठीक है. अब ये मैं ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ.
ठीक हो गया। अब बात यहाँ पे है कि 10% अगर इंटरेस्ट है तो आपने 10,000 इंटरेस्ट अमाउंट कैसे बनाई। इफ़ यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ 1 लाख इट विल बी इक्वलेंट टू $10,000। सही हो गया, हमारा $10,000 बन गया। अब बात यहाँ पे आती है मेच्योरिटी पीरियड किस तरह डिसाइड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑफरिंग ऑफ द बैंक। बैंक कितने साल का ऑफ़र कर रहा है। बैंक 3 साल का भी कर सकता है, बैंक 5 साल का भी कर सकता है, 7 का भी, 8 का भी, 4 का भी, 10 का भी, 20 का भी, किसी भी मेच्योरिटी पीरियड का बॉन्ड इशू किया जा सकता है। ठीक हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को समझ आ गई, वो अमाउंट डेट वी इन्वेस्टेड इन द बैंक और वी बोरोड फ्रॉम द बैंक। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि सर हमें ये 10% बैंक क्यों दे रहा है। बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग योर फंड्स। आपका 1 लाख रुपए ले रहे हैं, आपको 1 साल बाद 10,000 दे रहे हैं, यानी एज अ बेनिफिट आपको देना चाह रहे हैं और आपके पैसों को इस्तेमाल करने की उन्हें ये कॉस्ट पड़ रही है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो इंटरेस्ट रेट है एक पार्टी के लिए वो रिटर्न है। रिटर्न मीन्स हमें क्या मिल रहा है, अपना 1 लाख रुपए बैंक को डिपॉजिट करके हमें ये 10% रिटर्न मिल रहा है। एट द सेम टाइम वो 10% बैंक के लिए क्या है, वो उनके लिए कॉस्ट है। बैंक को क्योंकि वो 1 लाख को यूटिलाइज़ करने के लिए 10% पार्टी को देना पड़ रहा है, वो उसके लिए क्या बन गया, कॉस्ट। और हम क्योंकि पार्टी हमने बैंक को 1 लाख दे दिया, वो हर साल हमें उस 1 लाख के ऊपर 10% देते हैं, हमारे लिए वो 10% क्या है, रिटर्न है। नाउ द क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न बीइंग ऑफर्ड बाय द बैंक। एक्चुअल रिटर्न में और रिक्वायर्ड रिटर्न में फ़र्क क्या है। एक्चुअल रिटर्न हमेशा ये होता है कि जो बैंक आपको ऑफर कर रहा हो। रिक्वायर्ड रिटर्न मीन्स द रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बैंक। अब वो 12% भी हो सकता है, वो 11% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, वो 9% भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, यानी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कितना रिटर्न चाहते हैं। हमारा रिटर्न विल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बैंक, हमारा रिटर्न कैन बी इक्वल टू द बैंक, our required return can be more than the return offering by the bank, etc etc. Fine. Now the question will arise कि सर वो हमें ये जो 10% रिटर्न क्यों देते हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक इज़ रेडी टू गिव यू द इंटरेस्ट ऑफ 10%. Now the simple answer of this question is, now the question that should come to your mind कि सर अब क्या रीज़न्स हैं कि अगर हम किसी बंदे को 100 रुपीज़ देते हैं, $100 दे रहे हैं, सो दैट पर्सन विल नॉट बी हैप्पी विद द सेम $100 दैट वी आर रिटर्निंग, वी आर गेटिंग बैक फ्रॉम दैट पर्सन आफ्टर 1 ईयर। यानी इफ़ वी हैव गिवन $100 टू अ पर्सन and after 1 year we are that person is returning our $100 back. तो क्या रीज़न है कि वी आर नॉट हैप्पी इन दैट सिचुएशन। इन दैट सिचुएशन वी आर नॉट कंसिडरिंग आर सेल्फ एज अ पर्सन हु विल बी हैप्पी विद दिस एक्टिविटी, because we know that we are living in an economy in which inflation is prevailing and inflation is a reality, harsh reality around the globe. पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि $100 से यू वर एबल टू परचेज वन प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर द सेम प्रोडक्ट कैन नॉट बी परचेज फ्रॉम डैट $100। अब उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए द मनी हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू, पैसे की कदर कम हो गई है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि सर इफ़ यू वांट टू गेट $100 फ्रॉम अ पर्सन, आप किसी से $100 लेना चाह रहे हैं, सो इन डैट केस यू विल हैव टू गिव समथिंग मोर इन द फ्यूचर। आपको रिटर्न करते वक्त कुछ ज़्यादा वापस करना पड़ेगा, यानी आपको $100 से के अंदर फॉर एग्जांपल 120 आपको $20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि सर वो जो प्रोडक्ट ख़रीदनी थी वो कितने की थी। वो प्रोडक्ट लेट्स सपोज $110 की थी, एंड $10 इज़ बेसिकली द रिवॉर्ड दैट पर्सन इज़ विलिंग टू अवेल फॉर द वेटिंग पीरियड। अब हम कहते हैं कि $100 का अगर प्रोडक्ट था, ये मेरी बात सारे बच्चे दोबारा सुने, मैं आपको दोबारा ये बात नीचे लिखवा रहा हूँ। एक प्रोडक्ट है डेट इज़ इक्वल टू $100 एंड आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 साल के बाद, दैट प्रोडक्ट is still available in the market, will you require the same $100 in order to purchase the product?
that you require 1 year ago? The simple answer is no. No sir, now we cannot purchase the same product after 1 year because of the factor of इन्फ्लेशन की वजह से हम वो चीज़ दोबारा 1 साल बाद परचेज़ नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि सर वो प्रोडक्ट उसने दोबारा परचेज़ करना है, उसके ऊपर $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक बंदा अगर आपको $100 दे रहा है जिससे आप वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, 1 साल बाद आप उसके वापस उसे $100 देंगे तो वो बंदा वही प्रोडक्ट नहीं परचेज़ कर सकेगा। ही दैट पर्सन विल नॉट बी अ हैप्पी इन्वेस्टर। वो कहेगा मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वही $100 से मैं प्रोडक्ट तो परचेज़ कर लेता। बट आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर अगर आपने उस बंदे को चाहते हो कि वो प्रोडक्ट परचेज़ कर सके, आपको $100 भी देने पड़ेंगे प्लस $10 एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ $110। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज दैट सर विल दैट पर्सन बी हैप्पी, क्या वो बंदा खुश होगा $110 पे? स्टिल द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने एक प्रोडक्ट लेनी थी और एक प्रोडक्ट आज भी वो वही प्रोडक्ट ले रहा है। पहले उसे $100 चाहिए थे, आज आप $110 दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट तो ले लेगा पर उसे क्या फ़ायदा हुआ? उसने 1 ईयर वेट किया। ही डिड नॉट यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसने 1 साल को इंतज़ार भी किया, उसके बावजूद आपने उसे वही प्रोडक्ट दिया जो कि आप 1 साल पहले परचेज़ कर चुके थे और 1 साल बाद आप उसे वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसकी वेटिंग पीरियड का कोई रिवॉर्ड तो होना चाहिए। उस वेटिंग पीरियड का रिवॉर्ड क्या है? हम उसे $10 और दे देते हैं। ये उसका क्या बन गया? ये $10 वेटिंग पीरियड, यानी 1 साल जो उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, ये 1 साल के लिए वो जो अमाउंट हमें बोरो करके दे दिया है, उसका रिवॉर्ड उसे $10 की फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि सर ऐसा क्यों होता है और लोग अपने पास पैसा क्यों जोड़ने लग जाते हैं? ऑलवेज रिमेंबर दैट लिक्विडिटी प्रॉपर्टी ऑफ द money cannot be sacrificed, cannot be ignored. Cannot be ignored is the right word. लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर कोई चाहता है मेरे पास पैसा हो, वो चाहता है कि ऐसी चीज़ मेरे पास हो कि इन केस ऑफ नीड ऑफ मनी आई विल बी इन अ पोजीशन, आई शुड बी इन अ पोजीशन टू परचेज दैट। लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3। लिक्विडिटी रेशियो जब हमने पढ़ी थी कि कितनी जल्दी, कितनी फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली वी विल बी एबल टू कन्वर्ट आवर एसेट्स इनटू कैश। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस हर एक की ख्वाहिश होती है। अब वो बंदा क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि जी सर मैंने वो प्रोडक्ट परचेज़ करनी है और मुझे $100 दे दें। आपने कहा कि नहीं सर आप ये $100 हमसे ले लें, 1 साल बाद आप ये परचेज़ कर लीजिएगा। अब 1 साल के बाद उसे प्रोडक्ट तो मिल रही है, लेकिन ड्यूरिंग दैट ईयर ही वॉज नॉट एबल टू इन्जॉय द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट को इन्जॉय नहीं कर सका था। क्यों नहीं कर सका था? क्योंकि उस पूरे अरसे के अंदर आपने उसके पैसों को यूटिलाइज, यानी वो इस प्रोडक्ट को 1 साल के अंदर इन्जॉय नहीं कर सका। आपने तो इन्जॉय कर लिया, यू परचेज दैट प्रोडक्ट, बट दैट पर्सन वॉज नॉट इन अ पोजीशन, क्योंकि आपने उसे 1 साल के लिए पैसे उसके ले लिए थे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इसी को कहते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ को सेल करे या उसके पास पैसे हमेशा अवेलेबल हो। जब आप उसे $100 1 साल के लिए अपने पास रख लेंगे, इसका मतलब है इस पूरे अरसे के दौरान वो पैसा अपने पास नहीं रख सकता। अब जब वो ऐसा नहीं कर सकेगा, उसका उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड चाहिए, and that reward is ensured moreover that reward can be named as the return that the investor is requiring from the utilizer or the user of fund। अब मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जिस बंदे ने उसके पैसों को यूटिलाइज़ किया या उसे यूज़ किया, उस बंदे से उसे रिवॉर्ड चाहिए। उस रिवॉर्ड को नाम दिया है रिटर्न का। ठीक हो गया। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में और रियल रेट ऑफ रिटर्न में फ़र्क क्या होता है, अब हमारी अगली डिस्कशन इस बारे में। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जिसके अंदर हम एक्चुअल पर्सपेक्टिव को कंसीडर नहीं कर रहे होते। रियल में आपने 2 बातें याद रखनी है कि जब भी हम नॉमिनल की बात करेंगे, हमने 2 फैक्टर्स को डिस्कस करना है, एक रिस्क फ्री रेट को और एक रिस्क प्रीमियम को।
What is the difference between risk-free rate and risk premium rate? We have to consider both of the factors under the nominal rate of return. ठीक है, नॉमिनल का मतलब ये है कि वो फैक्टर्स जो एक्चुअल कंडीशन में प्रिवेल कर सकें। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट के अंदर एक रिस्क फ्री रेट होता है और एक रिस्कियर रेट होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे कि दे विल बी स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, या जो चीज़ें उनके दिमाग में पहले जहन में नहीं आई वो उन्हें समझ नहीं आ रही होगी। मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी को कहते हैं कि सर आई एम रेडी टू गिव यू $100 और ये आप $100 ले लें 10 मंथ्स के लिए, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड कितना आ गया 10 मंथ्स का, और हमने उन्हें इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर किया, लेट्स सपोज 10%, 10% विल बी इक्वलेंट टू $10, फाइन। इट मीन्स एवरी मंथ सर वी आर रेडी टू गिव यू $10, $10, $10, $10, फाइन। तो ये $10 इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट दैट वी आर रेडी टू पे टू यू। हम उस आपको $10 का इंटरेस्ट दे देते हैं हर मंथ, ये हर महीने आपको $10 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक हो गया, और हम आपकी सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। अब ये जो 10% है इसके ऊपर क्या श्योरिटी है कि द कंपनी विल गिव दैट रेट? ऑलवेज रिमेंबर दैट मोस्टली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की गुडविल मार्केट में कैसी है। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि एक कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल है मार्केट में, उस एक साल जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की उस साल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुई, उसमें वो रिटर्न क्रिएट ना हो सके दैट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी, और एनी अदर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दैट वाज नॉट इन आवर फेवर दैट क्रिएटेड द ऑब्स्टेकल फॉर अस। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर वाकई हमें वो 10% मिलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर तो होगी ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो वो 10% कहेंगे या जो रेट कहेंगे ना वो रिस्क फ्री होगा, क्योंकि जो रेट उन्होंने आपको कहा है आपको एट एवरी कॉस्ट वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आ जाती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो तब हमारे पास रिस्क फ्री का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, तब हमारे पास वही 10% रिस्कियर का कॉन्सेप्ट बनता है। अब ये मेरी बातें ज़रा समझ लें, ये है रिस्कियर और ये है रिस्क फ्री। रिस्क फ्री का मतलब क्या है कि जो भी आपको पैसे प्रॉमिस किए गए हैं यू विल गेट दैट अमाउंट। आपको $10 दिए गए हैं, यू विल गेट दैट $10, आपको $10 मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, तो 10% उन्होंने कह तो दिया है बट दे आर नॉट श्योर एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर दैट विल वी गेट दैट अमाउंट और नॉट, हमें वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सर अगर हम वहाँ पे रिस्क लेते हैं, यानी 10% हम उन्हें $100 दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं 10% वो हमें देंगे इंटरेस्ट, तो ये 10% हमारा क्या है, ये आपका रिस्क है, क्योंकि ये रिस्क फ्री नहीं है। इसके ऊपर जितनी आपको अमाउंट वाकई मिल जाती है ना वो आपका प्रीमियम है। प्रीमियम मीन्स बेनिफिट, अ सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, और यू मे से दैट सिनोनिम ऑफ द बेनिफिट इज़ द प्रीमियम। आपको जो रिस्क प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं पता था, यू वर श्योर अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रहना था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं भाग के नहीं चले जाना था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 10% प्रॉमिस है वो आपको हर सूरत मिलेगा, इसलिए उसे हमने रिस्क फ्री का नाम दिया कि जितना $10 का है वो $10 देगा। लेकिन जहाँ पे आती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे बात, वहाँ पे $9 भी हो सकता है, वहाँ पे $8 भी हो सकता है, वहाँ पे $7 भी हो सकता है, वहाँ पे $6 भी हो सकता है, और इवन वहाँ पे $10 भी हो सकता है। हमेशा याद रखें जितना प्रॉमिस रेट है उससे कम तो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब कम का है यानी $10 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन $9 भी मिल सकता है, 8, 7, 6, ये आपका क्या है, ये रिस्क है जो कि एक एक्टिविटी के साथ लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस रिस्क को फुलफ़िल करने के लिए हम कहते हैं कि सर हमें, आपका तो पता नहीं है कि आप भाग जाएं कल को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे ना दे, तो हम इस रिस्क को कैसे लें, ये है ये इसको हमने नाम दिया रिस्कियर का, इसका नाम है रिस्क प्रीमियम। और जहाँ पे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे रिस्क फ्री, ठीक हो गया। द कम्बिनेशन ऑफ द रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम इज बेसिकली द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे भी आपने दो बातें और समझनी है कि सर वी हैव द आइडिया दैट इन्फ्लेशन इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट, और वो इन्फ्लेशन नेचुरल फिनोमिना है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इन्फ्लेशन रहेगी, ठीक है।
इन्फ्लेशन की वजह से सर रिस्क तो आएगा, आपकी मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, एक रिस्क का फैक्टर रहेगा। $10 हो सकता है कि $10 ना रहे, इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। बट हाउ यू आर श्योर दैट दिस $10 विल बी $10? क्या वो मार्केट की नॉर्मल सिचुएशन में अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रही? येस, इट इज़ परफॉर्मिंग इट एक्टिविटी इन द नॉर्मल मार्केट सिचुएशन। ये भी मार्केट के अंदर रह रही है, ये भी मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपने हमेशा ये बात याद रखना है कि जब ये मार्केट के अंदर परफॉर्म करेगी अपनी एक्टिविटी, तब इसके ऊपर भी इन्फ्लेशन का फैक्टर आएगा, और उस इन्फ्लेशन के फैक्टर को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आईपी, इन्फ्लेशन प्रीमियम। अब मेरी बात रिस्क फ्री के हवाले से समझ रहे हैं, रिस्क प्रीमियम की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्योंकि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका जो 10% है वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि कल को वो पैसे ना दें, उसका ही जो परसेंटेज होती है वो हमें रिस्कियर होती है, उसके लिए उसके ऊपर जो परसेंटेज हमें मिल रही होती है उसे हम रिस्क प्रीमियम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। जबकि हमारा रिस्क फ्री रेट जो होता है उसके अंदर हमने हमेशा याद रखनी है कि रिस्क फ्री के अंदर भी सर इन्फ्लेशन तो प्रिवेल करती है सर, उसकी भी वैल्यू मार्केट में डिनाई कर वो डिक्रीज़ हो सकती है। इस कंडीशन में हमारे पास इन्फ्लेशन प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्फ्लेशन प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे रिस्क फ्री रेट लिखता हूँ। आर एफ इज़ बेसिकली ऑलवेज इक्वल टू रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। अब इस लाइन को जो बच्चा समझ गया उसे तकरीबन 4 to 5 टॉपिक समझ आ जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है। रियल रेट क्या है? वो रेट जो कि नॉर्मल सिचुएशन में प्रिवेल करेगा, यानी वो जो 10% हम हर बार कह रहे हैं सर 10%, 10%, 10% श्योर हम कह रहे हैं कि आपको सर वो 10% मिलेगा, वो 10% नहीं है। वो नॉर्मल सिचुएशन में वो 8% हो सकता है, वो 9% हो सकता है, वो 7% हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है। तो जितनी भी कमी आएगी, ये जो रेट आएगा ये क्या है? ये रियल रेट है। जितनी भी कमी आएगी उसे रिस्क फ्री रेट बनाने के लिए उसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम को ऐड किया जाएगा। यानी ये 876 786 789 ये किस सिचुएशन में हुआ है कि जब हम 10 नहीं दे सके। जब 10 नहीं दे सके इसका मतलब इसमें कमी आई है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमने इससे 10 बनाने के लिए इसमें 3 ऐड किया। अगर 8% आ जाए तो हम 2% ऐड करेंगे, अगर 9% आ गया तो हम 1% ऐड करेंगे। तो हमने इन इन्फ्लेशन प्रीमियम को कंबाइन करके वही 10% बना लेना है, और वो 10% हर सूरत मिलेगा, इसीलिए हम उसे रिस्क फ्री रेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे 8% सपोज करता हूँ, प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम के नाम से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2% ऐड करके इसे दोबारा 10% बना देता हूँ। ठीक है। यानी वी वर 100% श्योर कि वी विल गेट 10% रिस्क फ्री रेट। अब इसी बात को मैं ज़रा वाइंड अप करके आपको एक बात समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में दो बातें रहें। पहली बात हमारी थी इन्फ्लेशन नॉमिनल रेट की। नॉमिनल रेट क्या होता है? वो रेट जो कि एक्चुअल मार्केट सिचुएशन में प्रिवेल करता है। उसमें जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो हमें रिस्क फ्री रेट का आइडिया भी होना चाहिए और रिस्क प्रीमियम के बारे में भी होना चाहिए। रिस्क फ्री मोस्टली किससे मिलता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। रिस्क प्रीमियम किसके कहाँ से मिलता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। एंड द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू, रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम, इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की या रिस्क फ्री रेट की, रिस्क फ्री रेट डजेंट मीन दैट द इन्फ्लेशन इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन इट, is not going to affect the activity or the return of it. There will be certain impact of the inflation and that will give you the real rate of return. जो हमें real rate of return देगा वो कुछ भी हो सकता है। वो real will never be 10%। वो real क्यों 10% क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10% was the supposition, but in the actual inflation situation वो 8% रह गया। अब उसे जब हमने क्या है रिस्क फ्री है, यानी हम कह रहे हैं 10% ही है, तो आ तो 8 रहा है, आप कह रहे हैं 10 है, तो इसे 10 बनाने के लिए हम यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं 2%। उसके बाद जब ये 10% बन जाते हैं हम कहते हैं सर वी प्रॉमिस 10% एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू 10%। इट मीन्स वी आर फुलफिलिंग योर आर प्रॉमिस एंड एज वी सेड दैट यू विल गेट दैट 10%। इसका मतलब है यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जब रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता तो आपको क्या होती है, एक श्योरिटी मिल जाती है कि सर जो भी हमने एक्टिविटी किया है वो सही एक्टिविटी हुई है, उसमें कहीं पे भी कोई
मार्जिन ऑफ या कहीं पे कोई गैप नहीं आ रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब बात यहाँ पे आती है कि सर जब ये रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, सो व्हाट कैन वी राइट द नॉमिनल रेट लाइक दिस वन? यस, वी मे राइट नॉमिनल रेट दैट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री की जगह क्या लिखेंगे? आर स्टार प्लस आई पी। नॉमिनल रेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट की जगह मैंने क्या लिख दिया? आर स्टार प्लस आई पी, दैट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस आर पी। So that is basically the major concept of inflation, nominal rate of return. Another topic that is very much important for you to understand is basically the topic of deflation. Deflation क्या होता है? Opposite to inflation. A situation opposite to inflation is named as deflation. जब हम इन्फ्लेशन के ऑपोजिट कोई बात करते हैं तो उसे डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, ये वो सिचुएशन है या वो कैटेगरी है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में या नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? अब ये बड़ा मज़े का, ये ऐसी सिचुएशन है जो वाकई कभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ये आइडियल सिचुएशन है, आइडियल फिनोमिना है, आइडियल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time the money will gain its value। यानी कि मनी अपनी वैल्यू को गेन करेगी। इन्फ्लेशन क्या कॉन्सेप्ट है कि द मनी विल लूज इट्स वैल्यू। यहाँ पे क्या है कि मनी विल गेन इट्स वैल्यू। आज अगर $100 से आप एक प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, इन द फ्यूचर यू विल रिक्वायर ओनली $80 इन ऑर्डर टू परचेज द सेम प्रोडक्ट। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्लेशन। इस कॉन्सेप्ट को डिफ्लेशन कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रियलिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशन इज़ नॉट लाइंग। क्योंकि हम दुनिया के अंदर ये बात देखते हैं कि चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, एवरी कंट्री इज़ लूजिंग इट्स, एवरी करेंसी इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। एज लॉन्ग एज द एक्सचेंज रेट्स आर कंसर्न, कहीं पे वैल्यू बढ़ जाती है, कहीं पे वैल्यू कम हो जाती है। बट द नेचुरल थिंग इज़ दैट एक्सचेंज रेट्स में एक कंट्री की वैल्यू कंपैरेटिवली दूसरे कंट्री से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपस में तो आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन के अंदर मोस्टली करेंसी विल लूज इट्स वैल्यू। और इस कॉन्सेप्ट को डिफ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ नॉट प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड। ये इस दुनिया में नहीं है, ये एक आइडियल थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है। ठीक हो गया। The next most important topic of your chapter is basically the yield to maturity. I will discuss the concept of yield to maturity in detail with the derivation of its formula, but in this particular lecture I am going to give you the overview of yield to maturity. हम सिंपल वर्ड्स में या सिंपल बात हम ये कहेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी के एक बंदा, एक इन्वेस्टर, लेट्स सपोज द नेम ऑफ द इन्वेस्टर इज़ अली, दैट पर्सन हैज़ गिवन $1 lakh टू द बैंक, and after getting that $1 lakh the bank has given a bond to Ali for let's suppose 5 years, and every year the bank is giving 10% interest. So according to this situation हम ये कहेंगे कि 10% of 1 lakh means at the year end, after 1 year, एक साल के बाद Ali will get $10,000, सेकेंड ईयर के बाद Ali will get $10,000,
तीसरे साल के बाद अली विल गेट $10,000, चौथे साल के बाद अली विल गेट $10,000, फिफ्थ ईयर के बाद अली विल गेट $10,000 एंड एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर द अली विल गेट्स इट्स प्रिंसिपल बैक। ठीक है, अली अपना प्रिंसिपल भी वापस हासिल करेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर अगर हम एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस ना देखें तो हमें ये सिचुएशन बड़ी फ़ायदेमंद नज़र आती है कि हमें 10 10 10 10 10 50 ये मिल गए, 1 लाख ये मिल गए, वी विल गेट $1,50,000। वट वी गेव टू द बैंक, वी गेव $100, सॉरी $100K। तो जब हम दे $1,00,000 रहे हैं और हमें मिल रहा है $1,50,000, इन डेट सिचुएशन हमें तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बट यहीं पे कॉन्सेप्ट क्या लाई करते हैं, इन्फ्लेशन का। और यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि क्या ये जो 10,000 हमें मिल रहे हैं 1 साल बाद मिलेंगे, आज भी क्या इन $10,000 की वर्थ 10,000 है या कुछ और है? ये जो $10,000 2 साल बाद मिल रहे हैं, आज भी उनकी वैल्यू 10,000 है या कुछ और है? ये 10,000 जो 3 साल बाद मिल रहे हैं, आज भी उनकी वैल्यू 10,000 है या कुछ और है? ये 10,000 जो 4 साल बाद मिल रहे हैं, आज भी वैल्यू उनकी 10,000 है या कुछ और है? ये 10,000 जो 5 साल मिल रहे हैं, आज भी उनकी वैल्यू 10,000 है या कुछ और है? या ये जो 1 लाख हमें मिलेगा हमारा वापस आफ्टर 5 ईयर, क्या इसकी वैल्यू भी आज 1 लाख के आज के 1 लाख के बराबर है या कुछ और है? डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 1 साल के बाद वो 10,000 वो नहीं होंगे जो आज के 10,000 हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हम ये क्या करते हैं कि अगर हम तमाम वैल्यूज़ की आज की वैल्यू निकाली जाए तो हम फिर रियलाइज़ करें कि कितना हमने यील्ड क्रिएट कर सकते हैं। यील्ड विल बी यूज एज अ सिनोनिम ऑफ रिटर्न। रिटर्न हम कितना क्रिएट कर सकते हैं अपनी इस एक्टिविटी से या अपने इस कॉन्सेप्ट से। दिस इज़ बेसिकली द यील्ड टू मेच्योरिटी, कि अगर हम इसे मेच्योरिटी तक अपने पास होल्ड करें, इफ़ वी विल होल्ड दिस सिक्योरिटी टिल इट्स मेच्योरिटी, अगर हम इस सिक्योरिटी को इसकी मेच्योरिटी तक होल्ड करें, व्हाट विल बी द रिटर्न वी विल गेट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, उस रिटर्न को हम क्या कहते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फाइन, सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। हम इसका जो टुडेज़ लेक्चर मीन दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।